वेलकम बैक इन माय चैनल। ये हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जितने भी मैं आपको अमेंडमेंट्स कराऊंगी उनमें से इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रखिए। एक मैंने 1000 की एक सीरीज डाली थी जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो एक ने मेरे से बोला था कि मैम क्या इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो मैंने 500 वाली जो सेकंड पार्ट है उसको 1000 तक इसमें मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो भी संशोधन है वो 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संशोधन के प्रकार की सूची नीचे पाई जा सकती है। 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो जो संशोधन किया जाता है वो किया जाता है संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, फिर संसद में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से। तो तीनों तरीके से किया जा सकता है। एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको ये ऑप्शन दे देंगे कि ये तीनों दे देंगे कि इन तीनों में से कौन सा है, और एक अलग से भी दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 तरीके से हमारे संविधान में संशोधन होते हैं। अब संसद में जो साधारण बहुमत से संशोधन किस तरह से होते हैं कि यह उपस्थित और मतदान, जो भी उपस्थित है पर्सन्स और मतदान करने वाले सदस्यों के 50 से अधिक के बहुमत से संदर्भित होता है। मतलब 50% से अधिक यदि बंदे एग्री हैं अमेंडमेंट के लिए, तो अमेंडमेंट हो जाएगा। फिर संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो एक विधेयक को पारित किया जाता है, और अगर ये सदन की कुल जो ताकत है, मेजोरिटी है, उसको 50% से अधिक उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से समर्थित किया जाता है। मतलब एक विधेयक पारित किया जाए, सदन में जितने भी मतलब मेजोरिटी है उसके 50% से अधिक लोग होंगे, और यदि उसमें से भी 2/3 बहुमत से वो एग्री होंगे तभी अमेंडमेंट किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से भी संशोधन किया जाता है। इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता तब होती है जब संघीय जो ढांचे में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये इतना 3 से संशोधन किए जाते हैं। संसद के दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत के अलावा इसे साधारण बहुमत से आधे राज्य विधानमंडल की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो राज्य को विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए किसी भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। मतलब इसमें ये नहीं कि राज्य को इस पे जो सहमति देने के लिए कोई भी उनको टाइम बाउंडेशन है, तो वो आराम से दे सकता है। अब जो भी लिस्ट है ये हम आपको कराते हैं कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन की लिस्ट, इंपॉर्टेंस अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट इन द हिंदी। तो ये है एक यूपीएससी जो एक्सपेरिमेंट को याद रखना जरूरी है थोड़ी सी है। ये जो संशोधन की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जो संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंस मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया क्या है इसमें बताया जाएगा, और संविधान में संशोधन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिया के अधिकार किसे हैं, और इस लेख के आगे इन सभी के उत्तर आप जानेंगे इस वाले में। तो संविधान में अनुच्छेद पूछा जाता है कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान में संशोधन का ये प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 आर्टिकल्स 368 भाग है 10 संसद के को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो ये किसको देता है? संसद को देता है, पार्लियामेंट्स को। तो पार्लियामेंट्स को अधिकार होता है संशोधन करने का। संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। एक तो अस्थायी जो प्रावधान संशोधन के लिए बहुत ही लचीले हैं, मतलब काफ़ी आसानी से हो जाता है, और संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। जो अस्थायी प्रावधान वाले संशोधन होता है, तो साधारण बहुमत से 50% भी है, 50% से अधिक है तो वो संविधान में संशोधन हो जाएगा। दूसरे को जो संसद के 2 सदनों की विशेष बहुमत या संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य की विधानसभा के आधे हिस्से की सहमति की भी आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा संवैधानिक आयोग या अलग आयोग जैसी किसी भी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आप मतलब संसद की जरूरत होती है, लोकसभा राज्यसभा की जरूरत होती है, लेकिन अलग से कोई भी निकाय की जरूरत नहीं होती है। संसद में पारित होने के बाद जो संशोधन जो विधेयक राष्ट्रपति को जाता है कि ये संसद में पारित होगा, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ तो राष्ट्रपति के लिए जाएगा। फिर जिसके बाद ये एक अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वो लागू हो जाएगा।
फिर भारतीय संविधान में अब तक जनवरी 2023 में देखें तो 105 संशोधन हो चुके हैं। तो आप इसका देखते हैं तो 105 जो लास्ट है ये संशोधन हुआ है अभी जनवरी 2023 में। तो अब देखते हैं इसकी सूची कौन कौन सी है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की सूची, इंपोर्टेंस अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लिस्ट। तो ये लिस्ट है, इसमें देखते हैं कि संशोधन परिवर्तन में पेश किए गए सबसे पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया। जमींदार विरोधी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को क्या जोड़ा गया? कौन सी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पहला संशोधन किस तरह से है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची के लिए जब जोड़ा गया तो कौन से संविधान के संशोधन के तहत है, तो 1951 में या 1951 में। और इसमें सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त जो आधार के रूप में जो सार्वजनिक आदेश विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना जोड़ा गया है। साथ ही इसे हम न्यायोचित माने, मतलब जुडिशियल माने जाते हैं न्याय के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रथम जो संविधान संशोधन का प्रावधान करता है कि राज्य व्यापार और किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। तो 1951 में फिर हमारा है ये 7वां संविधान संशोधन। तो ये इसमें है कि राज्य पुनर्गठन का अधिनियम है। इसके माध्यम से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है इसमें। तो इसमें जो राष्ट्रीय पुनर्गठन का अधिनियम किसमें इंक्लूड है, तो 7वें संविधान अनुच्छेद 1956 में है। इस संविधान में दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। फिर 2 या 2 से अधिक, फिर मैं अलग से भी आपको अनुसूची की बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो संविधान में दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। जैसे हमारा हरियाणा और पंजाब का एक अलग से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो इसी तरह से ही अलग अलग 2 राज्यों के लिए, 2 से अधिक राज्यों के लिए प्रावधान किया गया हाई कोर्ट्स का। इस संविधान में संशोधन के माध्यम से उपरांत केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख किया गया। तो ये कौन सा था? 7वां संशोधन 1956। अब आते हैं 10वां संशोधन अधिनियम 1961। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये रिपीट होता है, इसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन कहते हैं। इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दादरा नगर और हवेली का अधिग्रहण किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि दादर और नगर जो हवेली इसको अधिग्रहण कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो 10वें संविधान संशोधन 1961 में। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 240 में भी संशोधन किया गया। किसके? 10वें संशोधन 1961 में। तो ये है नगर हवेली, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। फिर 24वां संशोधन अधिनियम है 1971 या 1971। तो इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि संसद में अनुच्छेद जो 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। अर्थात संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। किसको? संसद को। तो संसद को होती है। तो इसमें कौन से 24वें संविधान संशोधन में क्या है कि संसद को जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। इन संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी संशोधन किए जा रहा है उसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी बहुत ही जरूरी है। संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामले 1967 के बाद लाया गया था ये वाला। सॉरी 25वां संशोधन अधिनियम है 1971। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के बीच के संबंध से संबंधित जो अनुच्छेद 31 संविधान संशोधन इसमें जोड़ा गया है 25वें 1971 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया कि जो भी अनुच्छेद 39B या C के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद 14, 19 और 31 ये दिए गए मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। तो ये सारे क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। अब यह है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 25वां संशोधन और 1971 में। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। तो ये वाला संशोधन इसमें क्या है कि जो रियासतों को के शासकों को दिए जाने वाले प्रिविसी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट जब पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में
कि ये जो प्रीवी जो पर्स विशेषाधिकार को कब समाप्त किया, कौन सा संशोधन के अंतर्गत, ये किया गया 26वें संशोधन अधिनियम 1971 में। 34वां संविधान संशोधन 1974 है। तो ये संशोधन है कि विभिन्न राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी तथा भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में इनको सबको शामिल कर दिया गया है। अब आते हैं 38वां संशोधन अधिनियम 1975। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो भी आपातकाल में, इमरजेंसी में जो भी वो घोषणा करता है तो उसमें कोई भी अदालत भी उसमें चुनौती नहीं दे सकती। फिर हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपालों और प्रशासकों के द्वारा जो अध्यादेश की घोषणा को कानून की अदालत भी चुनौती नहीं दे सकती। ना तो राष्ट्रपति के दे सकती है और ना ही राज्यों के केंद्र शासित के जो भी राज्यपाल प्रशासन के अध्यादेशों की घोषणा को कोई भी अदालत चुनौती नहीं दे सकती। राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न उद्घोषणाओं की घोषणा करने का भी अधिकार उसको है, राष्ट्रपति को। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्वेश्चन जरूरी बनता है और जरूरी पूछा जाता है इसमें से। तो इसको बोलते हैं हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको बोलते हैं हम इसमें लघु संविधान। इस संविधान के संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके उसको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को उसमें जोड़ा गया है। संसद और राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल इसमें कितना कर दिया गया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का पहले 5 था, फिर इसमें 6 वर्ष कर दिया। इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों को कम करने की शक्ति वाले प्रावधान को भी रोक लगाया इस वाले में। इस संविधान में संशोधन के दौरान संवैधानिक संशोधन के दौरान न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रिपरिषद की सलाह को संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया। शिक्षा, वन, भोजन, माप, वन्य जीवों, पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन और जैसे 5 विषयों को राज्य सूची समवर्ती सूची में इसमें स्थानांतर कर दिया। अभी सभी के समवर्ती सूची में है। फिर आते हैं इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कौन से अनुच्छेद में ये करेगा, 72। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है ये क्वेश्चन में कि जो भी जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो 74 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 329 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियां भी इसमें दी गई है। फिर इसमें न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा और रूट क्षेत्राधिकार की शक्ति को भी इसमें सीमित कर दिया गया है। जो अनुच्छेद 226 का और 228 के अनुसार इस संविधान में केवल उच्च न्यायालय को राज्य विधान और वैधता पर शासन करने की अनुमति भी दी गई। इस प्रकार जो अनुच्छेद 131 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस तथ्य पर विचार कर सकता है और कोई भी केंद्र कानूनी है या नहीं, इस पे कर सकता है। फिर हमारा है संघवाद, जो अनुच्छेद 257 या 257 के है। इसमें केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था में किसी भी गंभीर स्थिति को निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल को तैनात करने में सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत इसमें 14, 19 और 39 में निहित जो मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान भी दिया गया। मौलिक जो कर्तव्य है ये सारे हमारे अभी किस में चल रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत चल रहे हैं। फिर हमारे इसमें है कि आगे मौलिक जो कर्तव्य हैं ये है कि सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के तहत नागरिकों को मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के निर्धारित किया गया है। आपातकाल राष्ट्रपति के देश में किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है इसमें। और इसमें जो आपका भाग 14 इसमें जोड़ा गया है और अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधीशीकरण और न्यायाधीशीकरणों के प्रावधान इसमें दिया गया। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें बहुत सारे इसमें राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं। अब इसमें 44वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट्स काफ़ी है। 44 और 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। लोकसभा राज्य विधानसभा के जो कार्यकाल पूर्व की तरह पुनः फिर 5 साल कर दी गई। मतलब फिर क्या कर दिए, पहले 6 साल बढ़ा दिए थे 42वें में और 44 में जाकर फिर इसने 6 साल इसमें कर दिए। यह भी प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनः विचार के लिए वापस उसको भेज सकता है। मतलब उस पर कि आप ये जो भी कंडीशन दिए आप इस पर पुनः विचार किए, पुनः अपनी राय बताइए। फिर आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति के शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापन
किया गया, प्रस्तावित किया गया इसको। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब जो भी राष्ट्रपति घोषणा करेगा इमरजेंसी, वो 6 माह के लिए ही करेगा। मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाना चाहिए यदि वो लिखित सिफारिश करता है। फिर 44 संविधान संशोधन 1978, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद की सूची से हटाकर इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंदर जोड़ा गया। ये पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके कौन से अनुच्छेद के तहत? ये हमारा 300 के तहत। फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के अनुच्छेद जो 20 है, इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 21वें अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता इसके अंतर्गत। फिर 91वें संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे जो हमारे मेघालय है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और नागालैंड की विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन करने का इसमें प्रस्ताव किया गया। तो इम्पोर्टेंट्स है कि इसमें जो मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति की मतलब लोकसभा की सीटों का आरक्षण प्रावधान करना कौन से संशोधन के लिए अंतर्गत किया गया? वो 51वां संशोधन के अंतर्गत किया गया 1984 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दल बदल, मोस्ट इम्पोर्टेंट दल बदल। 52वां संविधान संशोधन का अधिनियम 1985 दल बदल के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची में इसमें जोड़ दिया गया। तो ये दल बदल जो अपने बार बार दल बदल इधर से उधर चले जाते हैं, तो उनके लिए बनाया गया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 52 इसमें आप कर सकते हो दल बदल, 52 दल बदल, इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर हमारा 61वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की जो उम्र पहले 21 साल थी उसे घटाकर 18 साल कर दी गई है। अब 65वां संविधान संशोधन कौन सा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोगों को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया है इसके तहत। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट्स है। फिर हमारे सबसे ज़्यादा है हमारा 42, और फिर हमारा 52 और 44 और 61। फिर हमारे 69 अधिनियम 1951 70 सदस्यीय विधान सभा में दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को किसके तहत बनाया गया है? कौन संशोधन के तहत? ये बनाया गया 69वां संविधान संशोधन 1951 के तहत इसमें बनाया गया है। अब हमारे समय है 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज, ये पूछा जाता है। ये और ये भी 74 दोनों 73 और 74। तो पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसमें पंचायतियों के लिए। और संविधान में जो भाग, ये इसमें भाग है 9 की 11वीं अनुसूची में इसमें जोड़ा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर पंचायती राज में त्रिस्तरीय जो मॉडल के प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और उसकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण और महिलाओं के लिए सीटों का 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। इसमें भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संविधान संशोधन के अंदर ये किया गया हमारे 73 संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो 74 है 92 इम्पोर्टेंट्स है, वो तो हमारा था पंचायती के लिए और ये था हमारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए। तो आपको थोड़ा याद करना है, 73 हमारा पंचायती के लिए और 74 हमारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तथा इसमें जो संविधान में जो भाग, इसमें कितना है 9, इसमें भाग 9 था, ये का है और इसमें 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 12वीं अनुसूची में ये स्थानीय निकाय, और वो जो 9वीं अनुसूची में था और कौन सी 11वीं अनुसूची में, ये पंचायती का। फिर हमारे 76वां जो संविधान संशोधन 1994 पिछड़े वर्गों अनुसूचित, इम्पोर्टेंट्स है। पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए अब शैक्षणिक जो संस्थाओं में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्ति या पदों में संबंधित प्रावधान इन संशोधन के माध्यम से किए गए हैं।
तो अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के लिए कौन सी सीटों में आरक्षण के लिए 76 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 को फैसला सुनाया था और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत कुछ आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कहते थे कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा 77 वाला संशोधन था, ये 1995 1999 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी रखने का इसमें प्रावधान किया है, पदोन्नति के लिए सरकारी नौकरियों में। फिर हमारा 80वां जो संशोधन अधिनियम है 2000 में किया गया, संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पूछा जाता है कि जो भी हमारा कि कर से संबंधित करों के बंटवारे के जो योजना बनाई गई कौन से संशोधन के तहत की गए, तो 80वां संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया। 85वां कौन से 85वां ये 2001 में किया गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के शासकीय सेवकों के पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का इसमें प्रावधान किया 85वें में। 86वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी काफी बार रिपीट होता है। अनुच्छेद 21A है के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनको मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकारों को किस मौलिक अधिकार में किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अब यह है हमारा 91वें संविधान संशोधन 2003। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का सीमित किया गया, इसमें मंत्रिपरिषद को भी प्रावधान किया गया है। और केंद्रीय जो मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या, एक मुख्यमंत्री और वहाँ की जो विधानसभा की कुल संख्याओं का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि इसमें सीमित कर दी गई है मंत्रिपरिषद की जो भी संख्या है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तो क्या है कि सेंट्रल में क्या आ गया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की संख्या जी लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि हम राज्य में देखें मंत्रियों की संख्या, तो मुख्यमंत्री के सहित विधानसभा के कुल जो सदस्यों की संख्या 15% नहीं होनी चाहिए। प्रधान हमारे 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। फिर हमारी यद्यपि शर्त के साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए। यदि सपोज को इनकी संख्या 15 से कम है और 12 आ रही है, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो उसमें ये भी प्रावधान किया गया। अब इसमें 93 है जो संशोधन 2005 में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संविधान में अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी और गैर सहायक जो प्राप्त शिक्षण संस्थान में सामाजिक और सैनिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण दिया गया। तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण 93वां संविधान संशोधन के तहत 2005 के अंतर्गत किया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान शामिल नहीं किए गए, इसमें तो पिछड़े वर्ग के लिए किया गया। फिर इसमें है 97वां जो संशोधन अधिनियम 2012 में किया गया है, जो सहकारी समितियों का जो प्रावधान करने के लिए जो संविधान में जो भाग हमारा 9 है कि बी जोड़ा गया है, इसमें इसके अंतर्गत बी जोड़ा गया। अब ये भाग जो 4 है, तो इसके तहत सहकारी जो समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों में इसमें जोड़ दिया गया। संविधान में बदलाव करके और सहकारी जो समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(a)(c) में संशोधन जोड़ा गया और उससे संबंधित अनुच्छेद 43(b) DPSP में इसमें जोड़ा गया। फिर हमारे 99 संशोधन, अब इससे बाद की जो भी सारे इंपोर्टेंट है इसमें 99 संविधान संशोधन कौन से में किया 2014 में किया गया। ये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग NJAC, मतलब इसके किसकी क्या किया गया प्रणाली के स्थान में कॉलेजियम प्रणाली के स्थान में इसका NJAC की नियुक्ति की आयोग एक बनाया गया और उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में इससे SC के द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः एक कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया, फिर इसमें ये बना दिया गया। अब इसमें आया कि सोवा जो संशोधन है वो 2015 में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा जो समझौते का अनुसमर्थन वाला संशोधन है, इसमें समझौता हुआ है
जो संशोधन है 2015 में। फिर 1974 में द्विपक्षीय जो भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में इसमें संशोधन किया गया। फिर 101वां जो संशोधन है वो माल सेवा जीएसटी के रूप में शुरुआत है। जीएसटी पूछा जाता है जीएसटी का जी शुरुआत कौन से संविधान संशोधन के 101 2017, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 102 है संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसमें, और संविधान में अनुच्छेद 338 से और 338 ए के साथ 338 388 को इसमें शामिल किया गया। तो 3 जोड़ा गया संविधान में, 338 ए और हमारा 388 बी। 103वां जो है 2019 में किया गया। तो अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों के आरक्षण, अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण इसमें प्रदान किया गया 103 के तहत। फिर 104वां जो संशोधन अधिनियम 2020 में किया गया। लोकसभा राज्यसभा की विधानसभाओं में जो हमारा एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल मतलब 70 साल तक कर दी गई है, इसे बढ़ाकर 80 साल इसमें कर दी गई है। फिर हमारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को भी इसमें हटा दिया कि 104वां जो संशोधन अधिनियम 2020 में किया। अब 105वां अभी जो चला है लास्ट, इसके 5 पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। 105वें संवैधानिक संशोधन के बारे में अबाउट द 105 द कॉन्स्टिट्यूशनल द अमेंडमेंट्स। अगस्त 2021 में लोकसभा में 127वें जो संविधान संशोधन के विधेयक 2021 में पेश किया गया। बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करने से संबंधित था। इस संविधान संशोधन में सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारों को प्रभावी बनाया गया। जिन समुदायों के लिए भारत में राज्य विशेष प्रावधान ये सकारात्मक कार्रवाई दे सकते थे, उन्हें हम SEBC के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें आमतौर पर अन्य पिछड़े वर्ग OBC के रूप में संदर्भित श्रेणियां शामिल है OBC के में। फिर संविधान 105 अनुच्छेद 342 खंड ए और खंड 1 और खंड 2 में संशोधन किया गया और एक नया खंड बनाया गया। कौन सा खंड 1 खंड 2 में संशोधन किया किसके तहत 342 ए के अंतर्गत, और खंड 1 और खंड 2 में करके, और इसमें एक संविधान और जोड़ा गया 3 विधेयक अनुच्छेद 366 26C और 338B(9) में भी संशोधन इसमें किया गया। तो यही अभी तक संविधान संशोधन है, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यदि हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।